नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रस निष्पत्ति में तीसरे आचार्य को, और उसका नाम है भट्ट नायक। इन्होंने जो है भट्ट लोलट और शंकुक के जो मतों का खंडन किया है, और भट्ट नायक ने एक बहुत अच्छा सिद्धांत दिया और बहुत अच्छा मत दिया। इन्होंने भुक्तिवाद, क्या नाम दिया इन्होंने? भुक्तिवाद या भोगवाद जिसे कहा है। साथियों, समझ में आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप नोट्स बना रहे हो तो बनाते रहिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा यार, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, बाकी कुछ भी नहीं है। और इसके बटन एक और होता है नीचे, हाइप हाइप का बटन होता है, वहाँ पर पॉइंट दे दीजिए। बस इतना सा हमारे साथ कर दीजिए, बाकी तो सारी जो भी है वो सारी चीज़ें भगवान के भरोसे चली रही। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पर भट्ट नायक, इनका जो समय है, भट्ट नायक का जो समय है वो क्या है? भट्ट नायक का जो समय है वो क्या है? भट्ट नायक का समय है 9वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। 9वीं शताब्दी का क्या है? उत्तरार्ध है। बहुत अच्छा टॉपिक है और मजा भी आता है इसको पढ़ने में। आसान सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है, समझ में आएगा। इनकी जो रचना है वो है हृदय दर्पण। हृदय दर्पण इनकी रचना रही है, किसकी? भट्ट नायक की। वर्तमान में इस रचना की प्रसिद्ध, इस रचना उपलब्ध नहीं है। वर्तमान में ये रचना उपलब्ध नहीं है। और इस रचना की जो प्रसिद्धि है वो है ध्वनि दंश, क्योंकि इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का खंडन किया था। इन्होंने क्या किया था? ध्वनि सिद्धांत का भी खंडन किया था, इसलिए उसको क्या कहा? ध्वनि ध्वंस के रूप में थी, क्योंकि इसकी रचना ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए हुई थी। भट्ट नायक का जो मत है, इनकी जो रचना है वो हृदय दर्पण है। इनका मत तो क्या था? भट्ट नायक का मत तो क्या था? भुक्तिवाद या भोगवाद था। लेकिन इनकी जो रचना रही वो हृदय दर्पण रही, ठीक है। और इस रचना की जो प्रसिद्धि है वो ध्वनि ध्वंस के रूप में हुई। क्यों हुई? क्योंकि इसकी इस रचना, ये जो रचना है वो ध्वनि सिद्धांत का खंडन करने के लिए हुई थी, इसलिए। बात यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अब इनके मत का नाम क्या है? इन्होंने दिया है भुक्तिवाद। भुक्तिवाद कह दो या भोगवाद कह सकते हो आप इसको। क्या कह सकते हो? भोगवाद भी इसको आप कह सकते हो। दोनों बातें एक ही है। तो याद रखना, जो भट्ट नायक है उनके मत को क्या कहा गया? भुक्तिवाद या भोगवाद कहा गया। और इन्होंने दर्शन के आधार पर, सांख्य दर्शन पर इनका मत आधार रहा है। तो इनका जो मत है वो तो भुक्तिवाद या भोगवाद रहा। और दर्शन किस दर्शन पर था? सांख्य दर्शन पर आधारित इनका मत रहा है। याद हो जाएगा। भट्ट लोलट का अच्छे से आपने पढ़ा, उनका भट्ट लोलट का, उसके बाद में शंकु का पढ़ा, उसके बाद में आज हम लोग पढ़ रहे हैं भट्ट नायक को। तो भट्ट नायक का जो मत है वो क्या है? भुक्तिवाद या भोगवाद। और किस दर्शन पर आधारित था? वो था इनका सांख्य दर्शन पर आधारित था। नोट्स बनाते रहिए, अच्छा मैटर है, आप लोगों को फायदा होगा। और इससे बाहर कुछ नहीं है, ये इतनी मैं आपको गारंटी देता हूँ, इससे बाहर 1% भी नहीं आएगा, ये दावा है मेरा। बस नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स तो देखो आपको बनाने पड़ेंगे ना यार, मैं तो आपको मैटर दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ, और तो क्या ही कर सकता हूँ, ठीक है। अब भट्ट नायक का जो मत है, एक भुक्तिवाद और जिसे हमने क्या कहा? भोगवाद भी कहा। समझने की बात यहाँ पर आती है, इन्होंने लिखे यहाँ से, इन्होंने अपने से पूर्ववर्ती, इनके पूर्ववर्ती कौन थे? भट्ट लोलट और शंकुक थे। अपने से पूर्ववर्ती भट्ट लोलट और शंकुक के मतों का खंडन करते हुए, भट्ट लोलट और शंकुक के मतों का खंडन करते हुए कहा है कि रस मूल रूप से प्रेक्षक, प्रेक्षक है ना, प्र प्लस इक्षक, प्र प्लस इक्षक यानी कि दर्शक, यानी कि देखने वाला, प्रेक्षक में रहता है। इन्होंने क्या कहा कि जो है रस जो होता है वो मूल रूप से किस में होता है? प्रेक्षक में होता है, यानी कि देखने वाले में होता है। कैसे होता है इसको भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखने वाले में होता है, अर्थात दर्शक में होता है। तथा रस की न तो उत्पत्ति होती है, रस की न तो उत्पत्ति होती है और न ही उसका अनुमान लगाया जाता है। आपको पता है उत्पत्तिवाद किसका था? भट्ट लोलट का था। और अनुमानवाद किसका था? यहाँ पर अनुमतिवाद, अनुमतिवाद किसका था? शंकुक का था। तो उन्होंने कहा कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और रस के न तो कोई अनुमान लगाया जाता है, यानी कि उन्होंने दोनों ही आचार्यों का खंडन कर दिया। किसने? भट्ट नायक ने। भट्ट नायक ने, दोनों आचार्य, भट्ट नायक ने भट्ट लोलट और शंकुक के जो भी मत रहे उनका खंडन इन्होंने कर दिया कि रस की न तो उत्पत्ति होती है और रस का नहीं अनुमान लगाया जाता है, बिल्कुल खंडन कर दिया। अपितु उसका क्या किया जाता है? भोग किया जाता है। इन्होंने क्या किया जाता है? भोग किया जाता है। किसने कहा? भट्ट नायक ने। तो भोग किया जाता है, तो इन्होंने अपने मत का नाम क्या रख दिया? भुक्तिवाद या भोगवाद रख दिया। इसका मतलब यह है
कि अगर कोई भी कैरेक्टर है या कोई भी काम कर रहा है और हम लोग उसको देख रहे हैं तो वो अपने आप को उसमें ही देखने लग जाता है। ये वाली बात है, अपने आप को क्या करने लग जाता है, उसमें देखने लग जाता है, वैसा ही आचरण करने लग जाता है दर्शक। तो उसे कहते हैं भोगवाद, यानी कि उसी चीज को भोगना। ठीक है, आगे पढ़ते हैं यहाँ पर। रस ब्रह्म आनंद सहोदर है। रस क्या है, ब्रह्म आनंद सहोदर है तथा उसकी उसकी सत्ता का खंडन अखंड होती है। यानी कि जो रस है उसकी सत्ता अखंड होती है, इसको कोई खंडित नहीं कर सकता। रस ब्रह्म आनंद सहोदर माना गया है। ठीक है, ये बात आप अच्छे से याद रखना। इन्होंने क्या माना है रस को, ब्रह्म आनंद सहोदर माना है। रस को क्या माना है, ब्रह्म आनंद सहोदर माना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तथा उसकी जो सत्ता होती है वो अखंड होती है, वो खंडित नहीं होती है। कहने का मतलब ब्रह्म के विचारों को जिस तरह से हम पढ़ते हैं या ब्रह्म के जो भी विचार हैं, उनके दर्शन जो भी हम करते हैं, उसमें जितना आनंद आता है उतना ही रस में आनंद आता है। ये वाली इसकी बात हो जाएगी। ठीक है, आगे पढ़िए। अब यहाँ पर विशेष बातें आती है, इन बातों को आप लोगों को जानना है और यही सबसे इंपॉर्टेंट बातें होती है जिनमें से क्वेश्चन बनते हैं। इन्होंने क्या कहा, पहली क्या बात है, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या भोग तथा संयोगात का जो अर्थ है इन्होंने भोज्य भोजक माना है। इन्होंने संयोगात का अर्थ क्या माना है, भोज्य भोजक ग्रहण किया है। तो याद रखना, इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ भुक्ति या भोग ग्रहण किया है और संयोगात का अर्थ इन्होंने भोज्य भोजक ग्रहण किया है। भोज्य मतलब भोग करने योग्य, भोज्य मतलब भोग करने योग्य अर्थात रस, और जो भोजक है विभाव अनुभाव और संचारी भाव, भोग करवाने में सहायक, भोग करवाने में सहायक, वो तो क्या हो जाएगा, भोजक हो जाएगा। और भोग करने योग्य यानी कि जैसे रस, ये क्या हो जाएंगे, भोजक भोज्य, और भोजक क्या हो जाएगा, भोग करवाने में सहायक जो है वो भोजक हो जाएगा। जैसे विभाव अनुभाव संचारी भाव, ये सारे के सारे क्या है, भोजक हैं। और यहाँ पर रस को क्या माना गया है, भोज्य माना गया है। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। देखो, अब इन्होंने फिर अगली बात ये कही है, ये कहते हैं कि साहब जो है दूसरी बात इन्होंने कहा है कि सबसे पहले प्रेक्षक यानी कि जो दर्शक है वो अभिधा व्यापार द्वारा काव्य या नाटक का अर्थ ग्रहण करता है। अभिधा व्यापार द्वारा मतलब सीधा सीधा अर्थ ग्रहण करता है, ये सिंपल सी बात है। अभिधा शक्ति के माध्यम से अर्थ ग्रहण करता है। उसके बाद भावत्व व्यापार द्वारा, भावत्व व्यापार क्या होता है, विभाव अनुभाव और संचारी भाव का साधारणीकरण कर देता है। तो विभाव अनुभाव और संचारी भाव को क्या माना गया है, भावत्व माना गया है, उसका साधारणीकरण करना ही भावत्व है। तो इन्होंने यही बात कही है कि सबसे पहले जो प्रेक्षक जो दर्शक है वो अभिधा व्यापार द्वारा काव्य या नाटक का अर्थ ग्रहण करता है। उसके बाद भावत्व व्यापार के द्वारा वो क्या करता है, भावत्व व्यापार के द्वारा उसका साधारणीकरण कर देता है, वो साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है। तथा इसके बाद भोजत्व व्यापार द्वारा वह रस का भोग करता है। भोजत्व का मतलब क्या होता है, संचारी भाव विभाव अनुभाव ये जो भी है इनका साधारणीकरण करना ही क्या है, भोजत्व है। इन्होंने रस का भोग करने की तीन अवस्थाएं मानी है। एक तो है अभिधा व्यापार द्वारा अर्थ ग्रहण करना, दूसरा है भावत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचना। साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचने का मतलब यह है कि वो एक जैसा हो जाना। एक जैसा हो जाना मतलब ये है कि जैसे कोई भी नाटक दिखा रहा है या कोई भी उसमें अभिनय कर रहा है और आप उसमें ही अपने आप को उसमें देखने लग गए, तो इसका मतलब है आपका भोजत्व भावत्व, और वो साधारणीकरण करना हो जाता है। भोजत्व व्यापार द्वारा रस का भोग करना, तो ये तीन यहाँ पर याद रखना, तीन अवस्थाएं इन्होंने रस की मानी है। तो भोग करने की तीन अवस्थाएं, अभिधा व्यापार द्वारा अर्थ ग्रहण करना, भावत्व व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंचना, और तीसरा है भोजत्व व्यापार द्वारा रस का भोग करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब इसमें जो प्रश्न बनते हैं वो यहाँ पर बहुत सिंपल से प्रश्न है, आपको देख लेने, बहुत सिंपल से प्रश्न, ज्यादा कोई कठिन प्रश्न नहीं है। ठीक है, आसानी से आप लोग कर सकते हो। देखो, पहला प्रश्न है, भट्ट नायक ने निष्पत्ति का अर्थ ग्रहण किया है। देखो, भट्ट नायक ने जो निष्पत्ति का अर्थ ग्रहण किया है, आप सबको पता है भुक्ति अर्थ ग्रहण किया है इन्होंने, भोगवाद इन्होंने कहा है।
तो भाई उत्पत्ति तो भट्ट लोलट ने किया है, अभिव्यक्तिवाद अभिनव गुप्त ने किया है, अनुमतिवाद संकुक ने किया है, तो भुक्ति किसका है यहाँ पर, भट्ट नायक का रहा है। कर लोगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगला प्रश्न आता है, दूसरा प्रश्न है, भट्ट नायक ने संयोगात का अर्थ ग्रहण किया है। अब इन्होंने संयोगात का अर्थ क्या ग्रहण किया है, भोज्य भोजक, भोज्य भोजक इन्होंने अर्थ ग्रहण किया है। किसका, संयोगात का अर्थ। वो सिंपल सा है, ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है ना। आगे है, भट्ट नायक ने निम्नलिखित में से किसका साधारणीकरण माना है, तो विभाव अनुभाव संचारी भाव उपयुक्त सभी, विभाव अनुभाव और संचारी भाव तीनों का इन्होंने क्या माना है, साधारणीकरण माना है। साधारणीकरण का मतलब होता है कि एक हो जाना, साधारणीकरण का मतलब क्या होता है, एक हो जाना, बस ये ध्यान रखो। अगला प्रश्न है, रस की स्थिति सबसे पहले दर्शक में मानने वाले आचार्य कौन थे, वो भट्ट नायक ही थे। सबसे पहले दर्शक में रस की स्थिति मानने वाले आचार्य कौन थे, वो भट्ट नायक हैं। रस की स्थिति सबसे पहले दर्शक में मानने वाले आचार्य हैं भट्ट नायक, ठीक है। अगला प्रश्न आता है, इस प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश करने वाले आचार्य कौन थे, साधारणीकरण का समावेश करने वाले आचार्य कौन थे, भट्ट नायक थे। तो याद रखना प्रश्न, रस प्रक्रिया में सबसे पहले साधारणीकरण का समावेश करने वाले आचार्य हैं भट्ट नायक। रस प्रक्रिया में सहृदय अर्थात दर्शक किस व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है, तो किस व्यापार द्वारा पहुंचता है, भोजत्व व्यापार द्वारा, भावत्व व्यापार द्वारा, अभिधा व्यापार, इन सभी के द्वारा। किसके द्वारा पहुंचता है, भावत्व व्यापार के द्वारा पहुंचता है। तो याद हो जाएगा, रस प्रक्रिया में सहृदय अर्थात दर्शक जो है किस व्यापार द्वारा साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है। मैंने आपको बता दिया साधारणीकरण क्या माना है, कि उसी के अंदर वैसा ही करने लग जाना, ठीक है। अगर कोई भी कार्य कर रहा है, कोई भी नाटक दिखा रहा है, या कोई भी वहां पर जो भी कार्य कर रहा है, तो दर्शक जो है उसी में ही चला जाता है, या वो वही बन जाता है। कुल मिला के बात ये, तो उसे कहते हैं साधारणीकरण। और इसका मतलब ये है कि वो भावत्व व्यापार द्वारा उस साधारणीकरण की अवस्था में पहुंच जाता है, यानी कि संचारी भाव, विभाव, अनुभाव, इनका साधारणीकरण कर देता है, अर्थात तो उसमें खो जाता है। तो वो है भावत्व व्यापार द्वारा। हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। अगला यहाँ पर आता है अभिनव गुप्त का, 4th नंबर का आचार्य वो है अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त का जो समय है साथियों, अभिनव गुप्त का समय क्या माना गया है, समय माना है 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। और ये निवासी कहाँ के थे, कश्मीर के निवासी थे। शैव दर्शन में विशेष आस्था रखते थे, ये भगवान शिव की आराधना करते थे, तो शैव दर्शन में विशेष आस्था रखते थे। 41 रचनाओं का इन्होंने उल्लेख मिलता है, वर्तमान में 11 रचनाएं इनकी उपलब्ध हैं। तो अभिनव गुप्त वैसे तो बहुत अच्छे राइटर रहे, बहुत अच्छे आचार्य रहे हैं। तो इनका जो दर्शन रहा है वो शैव दर्शन में ये आस्था करते थे, और निवासी कहाँ के थे, कश्मीर के निवासी थे, और 10वीं शताब्दी उत्तरार्ध में इनका समय रहा है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं अब, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती के नाम से लिखी। इन्होंने भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र था ग्रंथ, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, वो थी अभिनव भारती। किस नाम से लिखी थी, अभिनव भारती के नाम से इन्होंने लिखी है। तो भरत मुनि का जो ग्रंथ है वो नाट्य शास्त्र रहा है, और उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है, वो है अभिनव भारती। किस नाम से लिखी है, अभिनव भारती के नाम से लिखी है। हो जाएगा, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न, अगला यहाँ पर अगली विशेष बात आती है, आनंद वर्धन की धवन्यालोक की टीका धवन्यालोक लोचन के नाम से इन्होंने लिखी। अब आनंद वर्धन जो थे, उनकी रचना जो रही है वो है धवन्यालोक, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है धवन्यालोक लोचन के नाम से। तो इन्होंने ये काम बहुत अच्छा किया है, और हर आचार्य को इन्होंने ये सहेजा है कि मैं इसने ये ग्रंथ लिखा तो उसके ऊपर एक टीका इन्होंने लिखी है। तो आनंद वर्धन का ग्रंथ था धवन्यालोक, उसके ऊपर इन्होंने टीका लिखी है धवन्यालोक लोचन के नाम से लिखी है। इस रचना में इन्होंने ध्वनि विरोधी आचार्यों के मतों का क्या किया है, खंडन किया है। अब जिन्होंने ध्वनि विरोधी जो आचार्य रहे हैं उनके मतों का इन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया है, खंडन कर दिया है साहब। इनकी रचना तंत्र आलोक यानी कि तंत्र शास्त्र का विश्वकोश माना जाता है।
किसकी रचना थी? यहाँ पर अभिनव गुप्त की जो रचना है, तंत्रालोक जो भी है, उसको ये कहते हैं कि तंत्र शास्त्र का एक विश्वकोश माना जाता है। इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी रही है? ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी, यह कश्मीर के शैव दर्शन पर आधारित रचना मानी जाती है। याद रखना, इनकी एक रचना तो थी तंत्रालोक, जो तंत्र शास्त्र का विश्वकोश कहा जाता है, और इनकी दूसरी रचना थे ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी। ईश्वर प्रत्यभिज्ञा विमर्शनी इनकी दूसरी रचना रही, जो कश्मीर के शैव दर्शन पर आधारित मानी जाती है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अभिनव गुप्त का जो मत है वो क्या था? अभिव्यक्तिवाद। अभिनव गुप्त का जो मत रहा है वो क्या रहा है? अभिव्यक्तिवाद रहा है। याद रखना, इसको अभिव्यक्तिवाद भी कहते हैं, अभिव्यंजनावाद भी कहते हैं और व्यंजनावाद भी कहते हैं। तीनों नामों से जानते हैं किसका? अभिनव गुप्त का जो मत है, अभिव्यक्तिवाद, अभिव्यंजनावाद और यहाँ पर व्यंजनावाद भी कहते हैं। और किस दर्शन पर आधारित माना जाता है इनका मत? शैव दर्शन पर आधारित माना जाता है, क्योंकि ये उसी में रचे पड़े, ये मान लो आप। ठीक है, इन्होंने संयोगात का जो अर्थ लिया है वो व्यंग्य और व्यंजक के रूप में लिया है। व्यंग्य मतलब व्यंग्य यहाँ रस को माना गया है, और व्यंजक यहाँ पर जो है वह विभाव, अनुभाव और संचारी भाव को माना गया है। याद रखना, इन्होंने संयोगात का अर्थ क्या लिया है? व्यंग्य व्यंजक के रूप में लिया है। तो याद रखना, व्यंग्य यहाँ पर रस है और व्यंजक यहाँ पर उसके सहायक हैं, यानी कि संचारी भाव, अनुभाव और विभाव को माना है। ये याद हो जाएगा। अर्थात उसकी व्यंजना होती है, व्यंग्य मतलब व्यंजना होती है, कुल मिला के बात ये। तो आगे पढ़ते हैं अब इसी क्रम में। देखो, इनका मानना था कि रस की उत्पत्ति अनुमति व भुक्ति नहीं होती। अनुमति व भुक्ति नहीं होती तो मतलब उनका भी इन्होंने खंडन कर दिया। अपितु रस की अभिव्यक्ति अथवा अभिव्यंजना होती है। तो पहले वाले आचार्यों का इन्होंने खंडन किया और इन्होंने क्या कहा कि रस के न तो उत्पत्ति होती है, रस का न तो अनुमान लगाया जाता है, न अनुमिति होती है। उन्होंने कहा है कि इसकी भुक्ति, भोगवाद भी इनका नहीं होता, अपितु रस की अभिव्यक्ति होती है। अति अभिव्यंजनावाद पर इन्होंने जोर दिया है। रस पहले से ही सहृदय या सामाजिक, इन्होंने क्या कहा कि रस पहले से ही सहृदय यानी कि दर्शक, सामाजिक के हृदय में विद्यमान रहता है, आता नहीं है, पहले से ही रहता है। ये इनकी बात है। इन्होंने क्या कहा कि रस कहीं से आता नहीं है, वो पहले से ही वो सहृदय के जो है उसके हृदय में विद्यमान रहता है। तथा विभाव अनुभाव एवं संचारी भावों को स्पर्श कर वह ठीक उसी तरह अभिव्यक्त हो जाता है, जैसे पहले वर्षा का संसर्ग प्राप्त कर मिट्टी से सौंधी खुशबू आने लगती है, अथवा मिट्टी के नवीन घड़े में जल के छींटे मात्र से सौंधी खुशबू आने लगती है। तो इन्होंने कहा कि रस जो है कहीं से आता नहीं है, वह किसी दर्शक या सहृदय या सामाजिक प्राणी के जो मन में, उसके हृदय में पहले से ही होता है। इन्होंने फिर यहाँ पर उदाहरण भी दिया है कि पहले वर्षा का संसर्ग प्राप्त कर मिट्टी से सौंधी खुशबू आने लगती है, अथवा मिट्टी के नवीन घड़े में जल के छींटे मात्र से सौंधी खुशबू आने लगती है, यानी कि धीरे धीरे उसके हृदय से वो रस उत्पन्न होने लग जाता है। तो इन्होंने ये बात, बहुत तगड़ी बात समझाई है। और अभिनव गुप्त के अभिव्यक्ति के बारे में विशेष जो मत रहे हैं, विशेष जो तथ्य रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखो, विशेष तथ्य क्या क्या रहे हैं। इन्होंने क्या कहा है, संयोगात का अर्थ इन्होंने क्या किया है, व्यंग्य और व्यंजक ग्रहण किया। व्यंग्य तो रस को माना गया है और व्यंजक जो है अनुभाव, विभाव और संचारी भाव को माना गया है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना माना है। इन्होंने निष्पत्ति का अर्थ क्या माना है, अभिव्यक्ति या अभिव्यंजना माना है। फिर रस की स्थिति इन्होंने सहृदय या सामाजिक में मानी है। रस की स्थिति इन्होंने उसी के हृदय में मानी है कि पहले से रस वहां होता है, आता नहीं। फिर इन्होंने 4th नंबर की बात कही है, रस की अभिव्यक्ति को मिट्टी, जल एवं सौंधी खुशबू के माध्यम से इन्होंने स्पष्ट किया। ये बात अच्छे से याद रखना, इन्होंने जो है रस की अभिव्यक्ति को किसे,
मिट्टी, जल और सौंधी खुशबू के माध्यम से स्पष्ट किया है। इनका जो मत है वो शैव दर्शन पर आधारित था। इनका मत किस दर्शन पर आधारित था? शैव दर्शन पर आधारित था। इनका मत ध्वनि यानी कि व्यंजना पर आधारित रहा है। ये बात भी व्यंजनावाद जिसको कहा है फिर इन्होंने, इनका मत सर्वाधिक मान्य भी है। तो अभिनव गुप्त का जो मत है वो सर्वाधिक मान्य रहा है। चारों में अगर सर्वाधिक मान्य बात करेंगे तो अभिनव गुप्त का मत सर्वाधिक मान्य रहेगा। इन्होंने फिर अगली बात है, हास को इन्होंने सर्वसाधारण रस कहा है। हास जो रस है उन्होंने इसको क्या कहा है? हास्य रस। हास मतलब हास्य रस को इन्होंने सर्वसाधारण रस कहा है। प्रतिभा के दो भेद इन्होंने माने हैं, आख्या और उपाख्या। इन्होंने प्रतिभा के कितने भेद माने हैं? आख्या और उपाख्या। इन्होंने प्रतिभा के दो भेद माने। इनका मानना था कि साधारणीकरण भावना का व्यापार वही है, बल्कि व्यंजना का अलौकिक विभावना व्यापार है। इन्होंने क्या कहा? साधारणीकरण भावना का व्यापार है। याद रखना, इन्होंने साधारणीकरण को भावना का व्यापार कहा, बल्कि व्यंजना को इन्होंने अलौकिक विभावना व्यापार कहा है। ये कोई बात नहीं है, ये मेरे भी समझ के बाहर है क्या मामला था इसका। तो इस तरह से मित्रों जो है आपके लिए ये सारे नोट्स कंप्लीट होते हैं, यानी कि रस निष्पत्ति का जो सिद्धांत है वो कंप्लीट होता है। और अगली क्लास में हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, अच्छे से देखना, अगली क्लास में पढ़ेंगे साधारणीकरण। अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पर? साधारणीकरण। साधारणीकरण अगला जो सिद्धांत है उसको पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। तो यहाँ पर हमने 4 आचार्यों को अच्छे से पढ़ा है, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी है। जो भी क्वेश्चन बनने वाले थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। सबसे जो सर्वश्रेष्ठ मत माना है वो अभिनव गुप्त का ही माना है, जिसे अभिव्यंजनावाद भी हम लोग कहते हैं। तो ये अच्छे से आपको पता होना चाहिए भाई, ठीक है। तो याद रखना, साधारणीकरण को अगली क्लास में हम लोग पढ़ते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।